हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो होने वाला है पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के लिए और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। यह सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन उपकरण, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। फर्स्ट वीडियो इसी चैप्टर की हम अपलोड कर चुके हैं। अब यह सेकेंड वीडियो होगी और थर्ड वीडियो जो आएगी उसमें आपके विद न्यूमेरिकल सभी टॉपिक्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इससे पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको टोटल प्लेलिस्ट कंप्लीट कोर्स आरएसी की मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यह वीडियो हमने यहां पर देखा था कि स्क्रू संपीडक क्या होता है। यह हमने लास्ट वीडियो में यहां पर इसको टॉपिक को खत्म किया था। अब आगे इसके चलते हैं। इससे आगे है पश्चाग्र संपीडक की अनियमित क्षमता, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होती है जिसको बोलते हैं पश्चाग्र संपीड़ित आयनित क्षमता। ठीक है, आयनिक क्षमता जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी को लिखते हैं ईटा, VOL बना देते हैं इसके सफिक्स में, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक और ईटा से इफिशिएंसी। V2 माइनस V1 अपॉन VS PV आरेख की सहायता से हमने ये किया। जो PV आरेख है वो हम पीछे देख चुके हैं, जो वीडियो है उसमें आप जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा जो V2 है उसको हम लिख सकते हैं VC प्लस VS, यहां पर जो आपका PV आरेख में मिलेगा, और 1 प्लस VC अपॉन VS माइनस V1 अपॉन VS, इसको हम कर सकते हैं। अब देखिएगा C इक्वल टू होता है क्लियरेंस। ठीक है, और क्लियरेंस को हम लिखते हैं क्लियरेंस आयतन अपॉन स्वेप्ट आयतन, और क्लियरेंस आयतन होता है VC और स्वेप्ट आयतन होता है VS। तो क्या हो जाएगा P1 V1 पावर ऑफ n इक्वल टू P2 V4 पावर ऑफ n। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा V1 इक्वल टू V4 P2 अपॉन P1 1 अपॉन n पावर में आ जाएगा। तो V1 इक्वल टू VC और P2 अपॉन P1 की पावर 1 अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि V4 इक्वल टू VC के बराबर है। ठीक है, समीकरण 1 में इसको हमने रखा तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इक्वल टू 1 प्लस C माइनस VC अपॉन VS P2 अपॉन P1 पावर ऑफ 1 अपॉन n, और वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी इक्वल टू 1 अपॉन C माइनस C और P2 अपॉन P1 पावर ऑफ 1 अपॉन n। ये इसको सॉल्व करके यहां तक आएगा। अब प्रमुख घटक जिन पर आयनिक दक्षता यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी है वह निर्भर करती है, तो निम्नलिखित है कौन कौन से। एक तो होता है क्लियरेंस जिसको बोलते हैं C, और C इक्वल टू होता है VC अपॉन VS, यानी कि जो हमारे पास क्लियरेंस आयतन है और स्वेप्ट आयतन है। अब यदि C इक्वल टू 0 हो जाए तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100% हो जाती है। सेकंड है दाब अनुपात। दाब अनुपात यानी कि P2 अपॉन P1। तो यदि P2 अपॉन P1 जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो P2 बराबर P1 हो जाएगा, तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी कैसी हो जाएगी? 100% आ जाएगी। इसी तरीके से यदि P2 अपॉन P1 घटेगा तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी बढ़ेगी, और P2 अपॉन P1 बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी घटेगी, यानी कि हम इसको देख रहे हैं कि यह उल्टा हो रहा है। अगर P2 अपॉन P1 का जो रेशो है दाब अनुपात वो घटेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर दाब अनुपात बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी। क्लियर? निष्पादन लक्षण, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सबसे पहले पश्चाग्र संपीड़क, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो इसका निष्पादन निम्न पदों में ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन क्षमता, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। दूसरा है ब्रेक शक्ति प्रति टन, रेफ्रिजरेशन ब्रेक पावर पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। C है कुल ब्रेक शक्ति यानी कि टोटल ब्रेक पावर। और इसके दो मुख्य बिंदु जिस पर संपीड़क का निष्पादन निर्भर करता है निम्नलिखित है कौन कौन से? वाष्पित्र तापमान तथा संतृप्त चूषण तापमान। B है संगणक तापमान या संतृप्त संघनन तापमान, जिसको बोलते हैं कंडेंसर टेम्परेचर या फिर सैचुरेटेड कंडेंसन टेम्परेचर। वाष्पित्र तापमान या संतृप्त चूषण तापमान, इवेपोरेटिव टेम्परेचर और सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर क्या होता है? रेफ्रिजरेशन क्षमता पश्चाग्र संपीड़क की घटती है तब वाष्पित्र तापमान घटता है। ब्रेक शक्ति प्रति टन रेफ्रिजरेशन की घटती है तो तब क्या होता है? वाष्पित्र तापमान बढ़ता है और संघनित्र तापमान परिवर्तन नहीं होता।
कुल ब्रेक शक्ति संपीड़क की घटती है जब वाष्पित्र तापमान घटता है। तो याद रखिएगा इन चीजों को। देखिएगा यहां पर इफेक्ट ऑफ सक्शन टेम्परेचर दिखाया गया है। ठीक है, ये सक्शन टेम्परेचर है, यहां से इस तरीके से दिखाया गया है, यानी कि -40 से 30 20 यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, ये कंप्रेसर, ये ब्रेक पावर है और ये कंप्रेसर की कैपेसिटी है किसमें, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, ये ब्रेक पावर और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन रेशो होगा, ये लाइन जो यहां पर आपकी दिखाई गई। ठीक है, तो कंडेंसर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट है, रेफ्रिजरेशन R12 इसमें है, ये इसका ग्राफ बनाया गया है। क्लियर। संघनित्र तापमान या फिर संतृप्त तापमान क्या होता है, देखिए रेफ्रिजरेशन क्षमता घटती है जब संघनित्र तापमान घटता है। तो ठीक है, ब्रेक शक्ति प्रति टन रेफ्रिजरेशन तथा कुल ब्रेक शक्ति बढ़ती है, और कब बढ़ती है, जब संघनित्र तापमान बढ़ता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिएगा जैसे आपको पीछे दिखाया गया। पश्चाग्र एवं अपकेंद्री संपीडक के निष्पादन की तुलना, कंप्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन क्षमता की तुलना वाष्पित्र तापमान एवं टन रेफ्रिजरेशन के बीच में। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का ग्राफ इस तरीके से होगा, यानी कि जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है वह ज्यादा बढ़ेगा जो इवेपोरेशन टेम्परेचर है उसकी मात्रा में, यानी कि उसके कंपैरिजन में। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात करें तो दोनों लगभग जो है इवेपोरेशन टेम्परेचर और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन समान रूप से बढ़ते हैं, लगभग समान रूप से होते हैं। कंडेंसिंग टेम्परेचर इसमें 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्पीड कांस्टेंट होगी। क्लियर। चलिए, रेफ्रिजरेशन क्षमता में तुलना वाष्पित्र तापमान एवं टन रेफ्रिजरेशन के बीच में। तो इसी तरीके से ये ग्राफ दिखाया गया है, यहां पर इवेपोरेशन टेम्परेचर है और यहां पर है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, देखिए +2.5 पर आकर के यह ग्राफ देखिए यहां से देखें तो यहां से ये जो है इवेपोरेशन टेम्परेचर कांस्टेंट चलता रहता है, जबकि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यहां से जो है रेफ्रिजरेशन ऑफ टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बढ़ना स्टार्ट होता है तो इवेपोरेटिंग टेम्परेचर की मात्रा में ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, और यहां पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन और इवेपोरेशन टेम्परेचर लगभग सेम होता है, जिसमें कंडेंसिंग टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट स्पीड मानी जाती है। प्रति टन रेफ्रिजरेशन की तुलना संघनित्र तापमान एवं प्रति टन रेफ्रिजरेशन के बीच में ग्राफ बनाए तो इस तरीके से बनेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, सही तरीके से इसको देखिएगा किस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लाइन है और यहां पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन लाइन है। ठीक है, तो इवेपोरेटिंग टेम्परेचर इसमें कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी। स्पीड की तुलना स्पीड एवं क्षमता के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की ये आएगी और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की लाइन इस तरीके से ये आती है, 40 पर जाएगी, और ये सेंट्रीफ्यूगल की पंप की कहां पर जाएगी, स्पीड 0%। ठीक है, कैपेसिटी होगी 100% और स्पीड होगी 0%। रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो कैपेसिटी है वो 100% होगी और स्पीड आएगी 40%। इसको याद रखिएगा। स्पीड की तुलना करें तो ब्रेक शक्ति एवं स्पीड के बीच में तो 100% कैपेसिटी पर 80% स्पीड होगी सेंट्रीफ्यूगल पंप में, और रेसिप्रोकेटिंग पंप में होगी 40% स्पीड और 100% जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी। बहुचरण संपीड़न की बात करें तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो जब संपीड़ित वायु का दाब अति उच्च करना होता है तो दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। कौन कौन सी? एक है एक ही सिलेंडर में संपीड़न प्रक्रम संपन्न तथा दाबानुपात उच्च बनाए रखना, और दूसरा है एक सिलेंडर के स्थान पर बहु सिलेंडरों का प्रयोग कर अति उच्च दाबयुक्त संपीड़ित वायु उत्पन्न की जाए। तो ये दोनों विधि जो है बहुचरण संपीड़न विधि है। प्रथम विधि के प्रयोग से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहला है सिलेंडर का आयनिक दक्षता कम हो जाती है, और दूसरा है सिलेंडर का आयतन अधिक होना चाहिए तभी यह काम करता है। इंजन का परिचालन प्रभावित होता है और इंजन की शीतलन प्रभावी नहीं हो पाता है। अधिक स्नेहक की आवश्यकता पड़ती है, और जबकि बहु सिलेंडर में यह समस्या उत्पन्न नहीं होती, इसलिए बहु सिलेंडर का उपयोग करते हैं। तो बहुचरण संपीड़क के लाभ क्या क्या है? कुल आयतनिक दक्षता में वृद्धि होती है, सिलेंडर की साइज एवं सामर्थ्य में नम्यता आती है, और संपीड़क के कार्य प्रति चक्र में वृद्धि होती है। कम स्नेह की आवश्यकता पड़ती है, विस्फोटन में भी कमी आती है, और लीकेज की समस्या उत्पन्न होती ही नहीं। द्विचरण पश्चाग्र संपीड़न, अतः
शीलक अतः शीतलक के साथ, यानी कि टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विद इंटरकूलर। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यह वाष्पित्र द्वार है। वाष्पित्र द्वारा प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 पर यहां पर प्रथम चरण में निम्न दाब संपीड़क में यहां पर प्रवेश कर रहा है वाष्पित्र, और यहां पे देखिएगा ये जब इससे जाएगा, इसमें मध्य शीतलक में जाएगा, ठीक है। ये शीतल जल यहां से प्रवेश होता रहता है, यहां से इधर P2 और T2 टेम्परेचर पर, तो मध्य शीतलक में जाएगा। मध्य शीतलक से P2 प्रेशर पर, T3 टेम्परेचर पर द्वितीय चरण में जाएगा जहां पर उच्च दाब संपीड़क लगा हुआ है, और इससे ये जाएगा संघनित्र में। संघनित्र में P3 और T4 टेम्परेचर और प्रेशर पर होगा। इस तरीके से द्विपश्चाग्र संपीड़क अंतःशीतलक के साथ जो है ये साइकिल चलती है। दो चरण पश्चाग्र संपीड़क यानी कि जल शीतलक अंतः शीतलक का व्यवस्थित आरेख निम्नलिखित है। सर्वप्रथम क्या होता है, वाष्पित्र द्वार वाष्प रेफ्रिजरेशन P1 T1 दाब एवं ताप पर निम्न दाब संपीड़क द्वारा चूषित किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा शक किया जाता है। यहां से यहां आता है, इसके द्वारा शक कर लिया गया। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि वाष्पित्र द्वार से प्रथम चरण निम्न दाब संपीड़क द्वारा इसको शक कर लिया गया। उसके बाद क्या होगा, जिसे बिंदु 1 पर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, हमने बता दिया है वहां पर। तो यह प्रक्रम चूषण प्रक्रम कहलाता है, यानी कि जब ये इसमें आया तो यह प्रक्रम क्या, चूषण प्रक्रम कहलाया, और इसे प्रथम चरण का संपीड़क कहा जाता है। निम्न दाब संपीड़क में संपीड़न के पश्चात इसे बिंदु 2 पर अंतः शीतलक में भेजा जाता है, यानी कि मध्य शीतलक यहां पर भेजा जाता है, बिंदु 2 इस तरीके से यहां पर भेजा गया। अब यहां पे भेजने के बाद जहां इस वाष्प रेफ्रिजरेशन पर दाब एवं ताप क्रमशः P2 T2 हो जाता है, और अतः शीतलक में संपीड़ित रेफ्रिजरेंट को T2 T3 पर ठंडा किया जाता है, और संपीड़ित शीतलन रेफ्रिजरेटर को बिंदु 3 पर उच्च दाब संपीड़क में भेजा जाता है, जहां पर ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। उच्च दाब संपीड़क द्वितीय चरण में भेजा गया, और भेजने के बाद संपीड़क शीतलन रेफ्रिजरेशन को बिंदु 3 पर उच्च दाब में भेजने पर अंत में संपीड़न के पश्चात रेफ्रिजरेंट को बिंदु 4 पर संघनित्र में भेज दिया जाता है, जिससे तापमान T3 से T4 हो जाता है एवं दाब कितना होता है P3। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां से यहां पर पहुंच गया, और कहां पर गया, संघनित्र में। क्लियर। चलिए इसके बाद मान्यताएं अजम्पशंस क्या क्या है, प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित है कौन कौन सी। क्लियरेंस के प्रभाव को नगण्य माना जाता है। अंतः शीतलक में दाब में गिरावट शून्य होता है। निम्न दाब एवं उच्च दाब संपीड़क में संपीड़न बहुविधि होता है, अर्थात Py पावर ऑफ n इक्वल टू C। वायु रहित सील संपीड़क हर्मेटिक शील्ड कंप्रेसर जो होता है, जब संपीड़क एवं मोटर एक ही शाफ्ट पर एक ही केसिंग में व्यवस्थित हो तो इस संपीड़क को वायु रहित संपीड़क कहते हैं, यानी कि हर्मेटिक शील्ड कंप्रेसर कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, जब संपीड़क एवं मोटर एक ही शाफ्ट पर और एक ही केसिंग में व्यवस्थित हो तो इस संपीड़क को हम क्या कहेंगे, वायु रहित संपीड़क कहेंगे। इस प्रकार के संपीड़क क्रैंक शाफ्ट सील के प्रयोग को खत्म कर देते हैं, जो सामान्य संपीड़क में अति आवश्यक होता है, जिससे लीकेज को रोका जा सकता है। और वायु रहित सील संपीड़न दोनों सिद्धांतों पश्चाग्र एवं घुमाव सिद्धांत पर, यानी कि सील संपीड़क दोनों सिद्धांतों पश्चाग्र और घुमाव जो सिद्धांत हैं उन पर कार्य करते हैं, और यह शाफ्ट की दोनों स्थिति क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर में बनाया जा सकता है। उपयोग क्या क्या है, निम्न दक्षता रेफ्रिजरेशन निकायों के लिए उपयुक्त होता है, और घरेलू रेफ्रिजरेटर, होम फ्रिज तथा विंडो वायु कंडीशनर में प्रयोग होता है। लाभ क्या क्या है इसके बारे में जान लीजिएगा। रेफ्रिजरेंट के लीकेज को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है, कम आवाज उत्पन्न करता है, कॉम्पैक्ट होने के कारण कम स्थान घेरता है, और लुब्रिकेशन सरल होता है। हानि भी जान लीजिएगा, कुछ तो हानि होंगी ही, जैसे कि अनुरक्षण आसान नहीं होता क्योंकि गतिशील अंग अधिक होता है। रेफ्रिजरेंट का चार्जिंग के लिए अलग से पंप का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अपकेंद्रीय और अक्षीय संपीड़क में अंतर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या है, दूसरा है विवरण, और तीसरा है अपकेंद्रीय संपीड़क, और चौथा है अक्षीय संपीड़क। इसको चाहें तो आप एक तरफ से लिख लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे। पहला है विवरण में वायु प्रवाह। तो वायु प्रवाह जो है अपकेंद्रीय संपीड़क में संपीड़क के लंबवत अक्ष पर होता है, और अक्षीय संपीड़क में संपीड़क के समांतर अक्ष पर होता है। दूसरा है विवरण में विनिर्माण एवं प्रचालन लागत जो है अपकेंद्रीय संपीड़क में अपेक्षाकृत कम होता है, और ये यहां पर अक्षीय संपीड़क में अपेक्षाकृत कैसा होता है, उच्च होता है। शुरू करने की स्थिति अपकेंद्रीय संपीड़क में आसानी से चालू हो जाता है तथा कम आघूर्ण की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्षीय संपीड़क में चालू होने में समस्या होती है तथा अधिक आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है।
उपयोगिता के बारे में बात करें तो अपकेंद्री संपीड़क एक चरण संपीड़क के लिए उपयोगी होता है, अक्षीय संपीड़क जो है बहुचरण संपीड़क के लिए उपयोगी होता है। वायु प्रवाह का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो अपकेंद्री संपीड़क में अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, लेकिन अक्षीय संपीड़क में कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोग के बारे में हम देखते हैं कि अपकेंद्रीय संपीड़क जो है वो गैस टरबाइन तथा उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। और अक्षीय संपीड़क के बारे में बात करें, अपकेंद्रीय संपीड़क गैस टरबाइन और उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, अक्षीय संपीड़क हवाई जहाजों एवं उच्च दाब उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। इनको याद रखिएगा, ये आ जाता है परीक्षा में आपकी। अब देखिए घुमाव और पश्चाग्र संपीड़क में अंतर बताना है। तो यदि हम दाब की बात करें तो पश्चाग्र वायु संपीड़क में अधिक दाब कितना हो जाता है, 1000 बार होता है, लेकिन घुमाव वायु संपीड़क में अधिकतम दाब बहुत कम होता है, लगभग कि 10 बार तक पहुंचता है बस। क्षमता की बात करें तो पश्चाग्र वायु संपीड़क में अधिक क्षमता कितनी होती है, 300 मीटर क्यूब पर मिनट होती है, और अधिकतम क्षमता घुमाव वायु संपीड़क में 300 मीटर क्यूब पर मिनट होती है। ठीक है, दोनों की बराबर है। वेग की बात करें तो कम, इसमें पश्चाग्र वायु संपीड़क में कम वेग होता है, लेकिन घुमाव वायु संपीड़क में उच्च वेग होता है। साइज की बात करें तो पश्चाग्र वायु संपीड़क में सामान्यतः बड़े साइज का होता है, लेकिन घुमाव वायु संपीड़क जो है छोटे साइज का होता है। स्नेहक में पश्चाग्र वायु संपीड़क जटिल स्नेहक प्रणाली प्रयोग की जाती है, लेकिन जो घुमाव वायु संपीड़क है आसान स्नेहक प्रणाली प्रयोग की जाती है, जैसे कि वहां पर सरलता होती है। यांत्रिक स्थिरता की बात करें तो पश्चाग्र वायु संपीड़क में प्रति चक्र संभव नहीं है, लेकिन घुमाव वायु संपीड़क में प्रति चक्र आसानी से स्थिर है वो बना रहता है। वायु प्रदायगी पश्चाग्र वायु संपीड़क में क्या होता है, असमान एवं रुक रुक कर होती है, लेकिन घुमाव वायु संपीड़क में समान एवं लगातार होती है। दक्षता की गणना की बात करें तो समतापीय दक्षता की गणना होती है किसमें, पश्चाग्र वायु संपीड़क में, और आइसेंट्रोपिक दक्षता की गणना होती है घुमाव वायु संपीड़क में। याद रखिएगा, समतापीय दक्षता पश्चाग्र वायु संपीड़क और आइसेंट्रोपिक दक्षता घुमाव वायु संपीड़क। उपयुक्त यानी कि उपयुक्त कैसे होता है कि पश्चाग्र वायु संपीड़क में निम्न क्षमता एवं उच्च दाब के लिए होता है, लेकिन घुमाव वायु संपीड़क जो है उच्च क्षमता एवं निम्न दाब के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है संपीड़क के अंतःशीतलक। तो अंतःशीतलक एक जो है वो युक्ति है जिसकी सहायता से संपीड़क द्वारा निष्कासित वायु से ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, जो संपीड़क में अंतःशीतलक का काम होता है वह क्या है, यह एक युक्ति होती है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, संपीड़क द्वारा निष्कासित वायु की जो ऊष्मा है उसको हम बाहर निकालते हैं। अब जिसमें वायु जो है वो ठंडी हो सके, इसलिए हम यह ऐसा करते हैं। तो अंतःशीतलक का प्रयोग बहुचरण संपीड़क में किया जाता है, इसको याद रखिएगा। बहुचरण संपीड़क में अंतःशीतलक का प्रयोग होता है वायु को ठंडी करने के लिए। अब देखिए यहां पर यह सिरा बंद होता है, यहां पर ये ट्यूब लगी हुई है, ठीक है, ये बफेल है, यहां पर इसको बफेल बोल रहे हैं, ये बफेल है, और शीतल वायु यहां से बाहर आ रही है। ये शीतलक बाहर जाने का है और ये शीतलक प्रवेश करने का है। यहां से गर्म वायु प्रवेश करती है, ठीक है, यहां से ये शीतलक आएगा, यहां शीतलक जाएगा, और ये जो है ट्यूब लगी हुई है, तो यहां से शीतल वायु हमारे बाहर निकलेगी, हमको मिलेगी। ये सिरा बंद होता है, ठीक है। तो इस फिगर को आप याद रखिएगा, सिंपल है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है इसके बारे में, अतः शीतलक का प्रयोग जो है बहुचरण संपीड़क में किया जाता है, ये तो हमने पहले ही बता दिया। अब इसके बाद देखिए शीतलक की नलियों का प्रयोग, शीतलक में जो है नलियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कूलेंट या फिर अन्य द्रव भरे जाते हैं जिससे कि वायु को ठंडा कर सके। संपीड़क सिलेंडर में गर्म वायु अंतःशीतलक में प्रवेश करती है जिससे संपीड़ित वायु की ऊष्मा ट्यूब में बहते हुए शीतलक यानी कि कूलेंट में स्थानांतरित हो जाती है। यह शीतल वायु निकास द्वार से बाहर निकल जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतःशीतलक एवं ऊष्मा विनिमित्र की तरह कार्य करता है। ऊष्मा स्थानांतरण दर की वृद्धि के लिए बफेल का प्रयोग किया जाता है, बफेल का, ठीक है, बफेल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। पश्चाग्र संपीड़क में ऊष्मा का निष्कासन कैसे होता है, तो माना संपीड़क द्वारा वायु के एकांक द्रव्यमान से ऊष्मा निष्कासन होना है जो निम्न दो निष्कासित ऊष्मा का बीजगणितीय योग है। कौन कौन सी, पहला है प्रति किलोग्राम वायु से ऊष्मा का निष्कासन बहुसंपीड़क में Q1, और दूसरा है प्रति किलोग्राम वायु से ऊष्मा का निष्कासन अतः शीतलक से Q2 माना जाता है। तो हम जानते हैं कि Q1 इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू रुद्धोष्म कार्य, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को। तो गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर T2 माइनस T1 अपॉन एन माइनस एन, ये रुद्धोष्म कार्य होता है। तो M इक्वल टू 1 और R इक्वल टू CV गामा माइनस 1 होता है।
तो यहाँ पर गामा माइनस वन अपॉन गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू आर की जगह वैल्यू रखेंगे CV T2 माइनस T1 और गामा माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस वन, यानी कि जो हमारे पास R की वैल्यू है वह हो जाएगी CV और गामा माइनस वन। तो Q1 इक्वल टू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस एन अपॉन कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा n माइनस वन, क्योंकि यहां से ये कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। तो CV इंटू T2 माइनस T1, तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा CP T2 माइनस T3, तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो यहां पे आप देख सकते हैं Q इक्वल टू CV गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू T2 माइनस T1 प्लस CP T2 माइनस T3। अंत शीतलक में T3 इक्वल टू T2 बराबर होंगे, तो Q इक्वल टू T2 माइनस T1 CV गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस n माइनस वन प्लस में CP हो जाएगा। अब यांत्रिक दक्षता की बात करें यानी कि मैकेनिकल इफिशिएंसी की, तो यह संपीड़क की सूचित शक्ति एवं ब्रेक शक्ति का अनुपात होता है। तो मैकेनिकल इफिशिएंसी संपीड़क की सूचित शक्ति IP और अपॉन में संपीड़क की ब्रेक पावर यानी कि BP। अब देखिएगा IP इक्वल टू W इंटू NW अपॉन 60 हो जाएगा, और ये आ जाएगा वाट में। तो BP इक्वल टू 2πN T अपॉन 60, और ये भी आएगा वाट में, यानी कि IP जो संपीड़क की सूचित शक्ति है और BP जो संपीड़क की ब्रेक शक्ति है यानी कि ब्रेक पावर है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो BP इक्वल टू 2πNT अपॉन 60 वाट है, तो मैकेनिकल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा WNW अपॉन 2πNP और T। तो W क्या है, संपीड़क का कार्य है जूल में, NW संपीड़क की गति है RPM में, और यहां पर देखिएगा NP क्या है, इंजन की गति है RPM में, और T क्या है, यहां पर आघूर्ण दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे समतापीय दक्षता आइसोथर्मल इफिशिएंसी। तो देखिए यह समतापीय संपीड़क कार्य एवं वास्तविक संपीड़न कार्य है। तो यहां पर समतापीय दक्षता आइसोथर्मल इफिशिएंसी, तो देखिए आइसोथर्मल इफिशिएंसी होती है समतापीय संपीड़न कार्य और वास्तविक संपीड़न कार्य। इक्वेशन नंबर 1 माना समतापीय संपीड़न कार्य इक्वल टू होता है P1 V1 और लॉग कितना हो जाएगा, लॉगरिथमिक P2 अपॉन P1। तो वास्तविक संपीड़क कार्य इक्वल टू n अपॉन n माइनस वन इंटू P1 V1 और P2 अपॉन P1 n माइनस वन अपॉन n, ये पावर में हो जाएगा और माइनस के 1 है। समीकरण 1 और 2 और 3 का मान जब हम रखेंगे तो P1 V1 लॉग कितना हो जाएगा, ये एंटी लॉग है P2 अपॉन P1 में, ठीक है। तो आइसोथर्मल इफिशिएंसी P1 V1 एंटी लॉग P2 अपॉन P1 है n अपॉन n माइनस वन P1 V1, और P2 अपॉन V2 की पावर में हो जाएगा n माइनस वन अपॉन n और माइनस के 1 आएगा। तो आइसोथर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एंटी लॉग बोल सकते हैं, लॉग बोलते हैं इसको, P2 अपॉन P1 लॉग का मान ही रखा जाता है, बस इसका ध्यान रखिएगा, आप वैल्यू को जानते होंगे। तो लॉग P2 अपॉन P1 अपॉन n अपॉन n माइनस वन हो जाएगा, और P2 अपॉन P1 का जो रेशो है उसकी पावर हो जाएगी n माइनस वन अपॉन n और माइनस में आएगा 1। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा यदि आपको आइसोथर्मल इफिशिएंसी निकालनी है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब बात करते हैं रुद्धोष्म दक्षता एडियाबैटिक इफिशिएंसी। देखिए यह प्रतिक्रम्य रुद्धोष्म संपीड़न कार्य का तथा अप्रतिक्रम्य रुद्धोष्म संपीड़क कार्य का अनुपात होता है। तो बात करेंगे उसी की, जो एडियाबैटिक इफिशिएंसी यानी कि ईटा एडियाबैटिक, तो प्रतिक्रम्य रुद्धोष्म संपीड़क कार्य, अप्रतिक्रम्य रुद्धोष्म संपीड़न कार्य। तो प्रतिक्रम्य और अप्रतिक्रम्य रुद्धोष्म संपीड़न कार्य का रेशो होता है। अब देखिएगा W यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कार्य क्या होगा, गामा अपॉन गामा माइनस वन इंटू P1 V1, और P2 अपॉन P1 का जो रेशो है उसकी पावर हो जाएगी गामा माइनस वन अपॉन गामा, और यहां पर हो जाएगा माइनस वन। अब इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कार्य की बात करें तो n अपॉन n माइनस वन P1 V1 और P2 अपॉन P1 का जो रेशो है उसकी पावर हो जाएगी n माइनस वन अपॉन n और माइनस के 1। देखिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या आएगा, गामा आता है, याद रखिएगा, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या आता, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में आता है n, ठीक है। रिवर्सिबल में गामा और इरिवर्सिबल में n, बस इतना ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला सेम है। तो कितना हो जाएगा, दोनों का हम जो है रेशो कर देंगे, दोनों को रेशो में रख करके आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ये, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका एडियाबैटिक एफिशिएंसी निकालने के लिए काम आएगा। संपीड़क स्नेहक की बात करेंगे, कंप्रेसर लुब्रिकेशन। देखिए संपीड़क के शीतलन के लिए स्नेहक प्रणाली प्रयोग की जाती है, और हम जानते हैं कि संपीड़क चल अंगों के समन्वय से बना होता है, जिसमें घर्षण भी होता है और घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आपको पता है कि घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी ही, जिसके लिए स्नेहक प्रणाली आवश्यक होती है, यानी कि उसको ठंडा रखना अनिवार्य है। स्नेहक के लिए स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, और संपीड़क के निम्न अवयवों को स्नेहक की आवश्यकता होती है, जैसे क्रैंक केस को, सिलेंडर को, क्रैंक केस, सिलेंडर और क्रैंक,
ठीक है, क्रैंककेस और सिलेंडर और क्रैंक, ये 3 ऐसे जो इसके अवयव हैं जिनको स्नेहक की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, अब देखिएगा, स्पेशल स्नेहक प्रणाली प्रयोग की जाती है जो जटिल होती है, और शीतल जल भी स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसमें याद रखिए। बात करते हैं संघनित्र। देखिए संघनित्र क्या होता है? संघनित्र यानी कि कंडेंसर। कंडेंसर हम प्रयोग करते हैं वाष्पित्र को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और इसी के साथ न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। सभी न्यूमेरिकल को हम लेकर के चलेंगे, तो आने वाली वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, वहां पर आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंडेंसर को स्टार्ट करेंगे, जिसको कहते हैं संघनित्र। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेफ्रिजरेशन का, तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।